Hello dear students, yesterday we have discussed about the Newton's second law of motion और वहाँ पे हमें एक फार्मूला मिला कि फोर्स अगर कहीं पे निकालना है तो आप क्या करो मास इनटू एक्सीलरेशन करके निकाल सकते हो। अब कोई अगर प्रैक्टिकल ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं है, जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर ऐसे किक मारते हैं, इसके ऊपर क्या होगा, शुरुआत में जीरो से मैक्सिमम फोर्स जाएगा, फिर वो मैक्सिमम से जीरो हो जाएगा। इस तरह की पंचिंग, किकिंग, बॉक्सिंग, इस तरह की कई सिचुएशन होती है। जैसे हैमर से हम किसी चीज़ के ऊपर हथौड़े से फोर्स लगाते हैं तो वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि एक बार तो हम जीरो से मैक्सिमम तक फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर मैक्सिमम से उसके ऊपर फोर्स दोबारा जीरो हो जाता है। इन दैट सिचुएशन वेयर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, वहां पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके इफेक्ट को। जैसे सिंपल अगर फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हमने वहां पे तो फार्मूला बना लिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बट इन सम सिचुएशन if magnitude of force is not constant or uniform, तो वहां पे इस तरह की सिचुएशन में एक टर्म आती है जिसका नाम है इम्पल्स। इम्पल्स का क्या काम है, इम्पल्स हमें इस तरह की जो सिचुएशन होती है जहां पे फ्लक्चुएटिंग फोर्स होता है और बहुत कम टाइम के लिए एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होता है, तो वहां पे इम्पल्स क्या करता है, हमें नेट इफेक्ट बता देता है कि दिस इज द टोटल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू इम्पल्स, इम्पल्स क्या चीज है, दिस gives us the net effect of the force। और ये क्या बोलता है कि आप क्या करो, जैसे एक फोर्स है, ये टाइम है, कहीं पे ऐसी सिचुएशन है कि जीरो से एक बार मैक्सिमम फोर्स तक गया, मान लिया 10 न्यूटन तक गया और फिर उसके बाद जीरो हो गया। जैसे हम इसके ऊपर ऐसे बाहर से बॉक्सिंग करते हैं, ऐसे इसके ऊपर पिंच करते हैं, तो हम जीरो से मैक्सिमम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लिया 10 न्यूटन, और फिर वो 10 न्यूटन से जीरो। तो आप क्या करो, इसका एवरेज निकाल लो। एवरेज मान लिया इसका आ गया ये 5 न्यूटन। तो ये इम्पल्स क्या बोलता है कि आप इम्पल्स में ऐसा करो कि इसका एवरेज फोर्स इनटू में टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा। तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ एवरेज इनटू में टाइम टी, और ये आपको नेट इफेक्ट दे देगा जो ये फ्लक्चुएटिंग फोर्स ने मिलके दिया था, अकेले ने जीरो टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू जीरो जाके, उसको जिसको हमने कैलकुलेट बड़ा मुश्किल था करना, एक एवरेज फोर्स से टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इम्पल्स आ जाएगा, नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स आ जाएगा। अब इसी चीज में आगे हमें क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू इसको कैसे निकाल सकते हैं और इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं, रिजल्ट क्या क्या है, हम उस चीज के बारे में बात कर लेंगे हम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है। तो इसको अगर इधर ले आए, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डीपी। अब हमें निकालना है, ये चीज निकाल के देखनी है। हम मान रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू जो है एवरेज फोर्स की वो कांस्टेंट है, और फिर इसका इफेक्ट निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो 11th क्लास में इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, ये मुझे पता है। एक बार मैं थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक, सिर्फ बेसिक बताऊंगा। अगर ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन, और ये dx का मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में किसका। तो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी दी मिलेगी, वो अगर dx के अगर यहाँ पे dx है और यहाँ पे कोई x लिखा है, तो मतलब वो वेरिएबल है। x को छोड़ के कुछ भी है, y है, 5 है, 10 है, z है, वो
कांस्टेंट माना जाएगा। अगर ये dx है और यहाँ पे भी x है तो उसको वेरिएबल माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जैसे ये लिख दिया 5x तो वो कांस्टेंट है, या इसको ऐसे लिख दिया y इंटू एक्स तो y क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ x जो है dx के कंपैरिजन में वेरिएबल है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को तो बाहर निकाल लेते हैं, अगर नहीं है तो समझ लेंगे 1 है वो कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचा x dx और ये x की पावर मान लिया n है तो x की पावर n। अब इसको इंटीग्रेशन को जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब मैं इसको और करके दिखाता हूं। जैसे कहीं पे x की पावर 2 लिखा है इंटू dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3। कहीं पे x की पावर 7 लिखा है इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x की पावर 8 डिवाइडेड बाई 8। कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ dx लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 0 इंटू dx, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 होता है और यहाँ पे 1 ही है अगर कुछ नहीं लिखा है तो। इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, x की पावर 1 अपॉन x इंटू में ये बन गया सॉरी 1। तो इसका अगर ये ऐसा लिखा है सिर्फ dx तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया x। dx की जगह dy होता तो y को वेरिएबल मान लेते, dt होता तो टाइम t को वेरिएबल मान लेते, dp लिखा रहता तो p को वेरिएबल मान लेते। अब अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं कि इसको कैसे आप सोल्व करोगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको मैं रब कर देता हूं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp। अब देखो ये dt है तो सिर्फ t की जो टर्म होंगी उसको तो हम मानेंगे वेरिएबल, उसके अलावा कुछ भी है, x है, y है, z है, 2 है, 3 है, f है, कुछ भी है, दोज ऑल आर कंसीडर्ड कांस्टेंट, तो f को तो बाहर निकाल लेते हैं dt। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं क्या इसको p की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि p की किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या है 1, और यहाँ पे अगर मैं इसको 1 को मल्टीप्लाई मान भी लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता dp। अब देखो टाइम की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके t है मैक्सिमम टाइम, 0 से लेके t। मोमेंटम मतलब कितना चेंज हुआ, इनिशियल मोमेंटम p1 मान लिया, फाइनल मोमेंटम p2 मान लिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये t dt है, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ t की पावर 0 मान लेता हूँ, क्योंकि t की पावर 0 जो है 1 है और 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट एज इट इज रख दी। इसी तरीके से p की पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो p की पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, और लोअर लिमिट p1 अपर लिमिट p2। तो ये क्या आ गया, f जो कि एवरेज फोर्स लिया था हमने, कांस्टेंट वैल्यू एवरेज फोर्स। ये t की पावर 0 प्लस 1 का मतलब t की पावर 1 लिखो या ना लिखो, सिर्फ t लिख दोगे तो भी वो t की पावर 1 ही है, और डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 का मतलब 1, तो ये 0 टू t, और ये भी ऐसे ही p आ गया, और ये आ गया ऊपर अपर लिमिट p2 लोअर लिमिट p1। तो f एवरेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी तरीके से इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ गया, f एवरेज इंटू टी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो इंपल्स हमने लिया था, इंपल्स हमने क्या कंसीडर किया था, दिस गिव्स अस नेट इफेक्ट ऑफ द फोर्स, ये एक नेट इफेक्ट देता है, और वो नेट इफेक्ट क्या बताता है कि एवरेज फोर्स को आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो एवरेज फोर्स मान के हमने देखा था कि अगर एवरेज फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमने देखा कि ये आता है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या है, इंपल्स किसके बराबर हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के बराबर हो गया। मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आई जो हमने लिया था जो कि बाय डेफिनेशन है एफ एवरेज इंटू टाइम टी, और ये किसके बराबर आ गया P2 माइनस P1, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये पूरा फार्मूला अप्लाई करके आया। तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है। और चेंज इन मोमेंटम क्या चीज को शो करता है? ये शो करता है नेट इफेक्ट को, कि कितना इफेक्ट आया ही, क्योंकि मोमेंटम इटसेल्फ क्या है? मोमेंटम है मोशन, और मोशन का चेंज क्या है? मतलब मोशन का चेंज जैसे वही रेस्ट से किसी एक स्पीड पे आ जाना, या स्पीड से रेस्ट में आ जाना, या धीरे चल रहा था तो तेज हो जाना, या तेज चल रहा था तो धीरे हो जाना, यही है ना मोमेंटम का चेंज। तो मोमेंटम का जो नेट चेंज है वो क्या इफेक्ट को शो करता है? वो इंपैक्ट को शो करता है। तो आज के बाद ये इंपल्स का मतलब क्या हो गया कि नेट इफेक्ट कितना है। अब यहां से हमारे पास एक बड़ी ही अच्छी मजेदार रिजल्ट्स ऐसे मिले जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। मान लिया एक बॉल है, क्रिकेट प्लेयर है, वो सामने से क्रिकेट प्लेयर के सामने से ऐसे बॉल आती है, वो कैच करता है, ऊपर वो उधर से आएगी, वो उसको कैच करेगा। बॉल जब शुरुआत में आ रही थी, मान लिया उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर, हमारे हाथ में आने के बाद उसकी स्पीड हो जाने वाली है 0। तो जब वो आ रही थी उसका मोमेंटम था मान लिया P1, हमारे हाथ में आके हो जाएगी P2 0। तो मोमेंटम चेंज होएगा, मोमेंटम जब चेंज होगा तो हमारे हाथ पे फोर्स लगेगा, और वो जो नेट इफेक्ट ऑफ मोमेंटम का जो चेंज होने की वजह से जो इफेक्ट आना है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फोर्स और टाइम, मतलब हमारे हाथ पे फोर्स लगने वाला है और कितने टाइम के अंदर लगने वाला है। ये दो बातें बताएंगी कि ये मोमेंटम तो उतना ही चेंज होना है, बॉल को तो रुकना ही है। अब हमारे हाथ पे फोर्स कितना लगेगा इस बात को हमने कैलकुलेट करना है। तो अगर हम टाइम ज्यादा लगा दें उसको रोकने में तो फोर्स कम लगेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, जैसे 2 गुना 3 इजिकल टू 6 और 3 गुना 2 भी 6, मतलब फोर्स की यूनिट अगर 2 न्यूटन है तो टाइम 3 सेकंड हो जाएगा। और अगर वही टाइम 2 सेकंड होता, मतलब कम टाइम में उसको रोकते, तो फोर्स क्या फील होता? ज्यादा होता, 3 न्यूटन फील होता। तो अगर उसको ज्यादा टाइम में आप रोकोगे तो फोर्स कम फील होगा, और अगर टाइम कम लगाओगे, बहुत जल्दी रोकोगे, तो आपको फोर्स आपके हाथों पे ज्यादा फील होगा, ज्यादा पेन होगा, ज्यादा दर्द होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके मोमेंटम को चेंज करने के लिए उसको ऊपर हम ये जो रोकने का जो प्रोसीजर है उस टाइम को लंबा कर देते हैं, तो हमारे हाथों पे फोर्स कम लगता है। फिर आपने देखा होगा जैसे ही बॉल आती है वो प्लेयर क्या करता है, ऐसे कैच करते ही और साथ ही साथ अपने हाथ को ऐसे पीछे खींच लेता है, ऐसे। क्यों? क्योंकि ये जो रुकने का प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ तो रुकी नहीं ना, अगर रुक गई तो फिर वो हाथ को ऐसे ही रखता, लेकिन वो रोकता है धीरे धीरे, अपने हाथों को ऐसे खींच लेता है। तो ये जो रुकने का प्रोसीजर है इसमें टाइम ज्यादा लग गया, और अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, तो उस बॉलर के हाथ जो कैच करता है प्लेयर, उसके हाथ पे कम फोर्स लगता है। इस तरीके की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे गाड़ी के ऊपर, गाड़ी में शॉकर लगे रहते हैं, व्हीकल में शॉकर लगे रहते हैं, कोई भी नीचे से झटका लगता है, कोई गड्ढा होता है, वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर इफेक्ट लगाएगा, मतलब मोमेंटम उसका चेंज होगा। उसके इफेक्ट को कम करना है तो हम क्या करते हैं, बीच में स्प्रिंग लगा देते हैं। तो वो जो फोर्स, या तो अगर स्प्रिंग नहीं होता, एक साथ हमारे पास पहुंचने वाला था, ट्रांसमिट होके आने वाला था, लेकिन स्प्रिंग की वजह से क्या होगा, वो फोर्स जो है धीरे धीरे हमारे तक पहुंचेगा, और वो अगर धीरे धीरे पहुंचेगा तो टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी, टाइम कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगी तो हमारे तक फोर्स जो है कम पहुंचेगा। इस तरीके के प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे भाई कोई ग्लास की चीज है, उसके चारों तरफ हम कोई कपड़ा या कोई जनरली पेपर लपेट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बोलते हैं कि ये टूटेगा नहीं। क्यों होता है? क्योंकि वो जो उसके सराउंडिंग में आपने कागज या कपड़ा लपेटा हुआ है, उसके ऊपर जो कोई चीज बाहर से इंपैक्ट लगाएगी, जो उसके ऊपर आएगी, उसका जो लगने का फोर्स, लगने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ पहले कागज है या कपड़ा है, तो उसके ऊपर जो इंपैक्ट लगने वाला है उसको लगने के लिए टाइम ज्यादा लग जाएगा। जो पहले 1 माइक्रो सेकंड में लगने वाला था वो हो सकता है 1 सेकंड में लगे, तो 1 सेकंड का 1000 गुना बढ़ गया 1 माइक्रो सेकंड का, मतलब तो ये है, माइक्रो का मतलब 10⁶, तो
कहने का मतलब टाइम, अप्लीकेशन ऑफ टाइम फॉर द फोर्स वो इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसा इंक्रीज हो जाने से फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है, तो हमारे ऊपर इफेक्ट कम आता है। तो ये इम्पल्स ने बताया, इम्पल्स के कॉन्सेप्ट से हमें मालूम पड़ा कि अगर कहीं पे हम ज्यादा टाइम तक फोर्स लगाएंगे तो वहां पे कम फोर्स लगा के भी काम चलाया जा सकता है, और कहीं पे अगर कम टाइम में हमें चाहिए उतना ही इफेक्ट तो वहां पे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका और दूसरा एग्जांपल जो आपको बिल्कुल एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ये चीज है, इसको तोड़ना है। एक काम करो, एक छोटी हथौड़ी लो, ऐसे लगातार लगे रहो, आपको 5 मिनट लगेगी। अब आप क्या करो, एक बड़ा हथौड़ा लो, वो बहुत ज्यादा फोर्स लगा सकता है, एक बार में ही मार दो, ये टूट जाएगी। तो कम, छोटी हथौड़ी का मतलब क्या था, फोर्स कम लगा पा रही थी इसलिए टाइम ज्यादा लगा। बड़ी हथौड़ी का मतलब क्या है कि वो एक साथ ज्यादा फोर्स लगा सकती है इसलिए टाइम कम लगा। तो नेट इफेक्ट तो सेम आया, टूटा तो वही चीज है, लेकिन एक बार जब फोर्स कम था तो टाइम ज्यादा लग गया, दूसरी बार में जब फोर्स बहुत ज्यादा था तो टाइम कम लग गया। तो नेट इफेक्ट सेम आता है। और ये सारी बात किसने बताई, इम्पल्स ने बताई। तो ये हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है वहां पे इम्पल्स का कॉन्सेप्ट लगाता है, और इम्पल्स जो है हमारे को नेट इफेक्ट के बारे में बताता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इंट्रोडक्शन के बाद दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए। एक तो कनेक्टेड मोशन के मोशन में वहां क्या है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, मास इनटू एक्सीलरेशन। दूसरा जहां पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है, वहां पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए आफ्टर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम शुरू करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ये इस आइडिया से डेवलप हुआ कि फोर्स जो है कभी भी सिंगल नहीं होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप एक चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे तो दूसरी चीज भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगी। कभी भी हम सिंगल ऐसे हवा में फोर्स नहीं लगा सकते, किसी चीज के ऊपर ही फोर्स लगा सकते हैं, किसी बॉडी के ऊपर ही फोर्स लगा सकते हैं, और जितना हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं उतना ही वो सामने से हमारे ऊपर फोर्स लगाती है। बस इसी कॉन्सेप्ट से इसको डेवलप किया गया कि एवरी एक्शन इज हैविंग सम रिएक्शन। अगर आप किसी चीज के ऊपर एक्शन करते हो तो वो भी आपके ऊपर रिएक्शन करेगी। तो एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। मान लिया ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो फोर्स अगर ये बॉडी इसके ऊपर लगाती है, मान लिया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसको ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगाएगी टुवर्ड्स द राइट। इसी तरीके से जो बी बॉडी है वो ए के ऊपर जो फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, these two forces will be always equal in magnitude but opposite in direction. This is known as Newton third law of motion. Every action is equal to every reaction. तो इसको क्या लिख सकते हैं, FAB is equal to FBA। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट होगी इसलिए माइनस लगा दिया, और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर एरो लगा दिया। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
इसके भी आप पे एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, या आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं पूछने का, बताने का, लेकिन इसका एक बड़ा ही अच्छा एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा कि हम कोई वेइंग मशीन होती है, जैसे बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे या कोई इस तरह की पब्लिक प्लेस पे हम देखते हैं एक वेइंग मशीन रखी रहती है। आजकल तो फुटपाथ पे भी कई लोग रख के बैठ जाते हैं, 2 रुपये में अपना वेट चेक करो। वो वेइंग मशीन में क्या होता है कि मान लिया दिस इज वेइंग मशीन, ऊपर इसके आदमी ऊपर एक खड़ा हो जाता है, वो आदमी जो खड़ा हो जाता है वो आदमी क्या करता है, इसके ऊपर ऐसे एक्शन कर रहा है ना, और जितना आदमी एक्शन कर रहा है उतना ही ये रिएक्शन दे रही है, उतना ही उसमें वो शो कर देती है। 80 kg, 50 kg, 60 kg, जितना भारी आदमी होगा वो उतना ही ज्यादा एक्शन करेगा, ये उतना ही ज्यादा रिएक्शन देगी। हल्का होगा तो वो हल्का एक्शन करेगा, उतना ही ये कम रिएक्शन करेगी। अब कई बार इसी चीज को इस्तेमाल करके एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर ये वेइंग मशीन जो है एक लिफ्ट के अंदर रखी हुई है, वो लिफ्ट जो है पहले हम स्टडी करेंगे रुकी हुई है, कितना नेट हमारा वेट दिखाएगी। फिर वो लिफ्ट जो है चल रही है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, मतलब एक्सीलरेशन 0 है तो कितना दिखाएगी। फिर वो एक एक्सीलरेशन के साथ ऊपर बढ़ रही है, फिर कितना दिखाएगी। फिर एक एक्सीलरेशन के साथ नीचे आ रही है तो कितना दिखाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे, और हमने ये पाया गया है कि ये जो अलग अलग सिचुएशन में वेट जो है सेम नहीं रहता। जो सेम आदमी उस वेइंग मशीन को अगर सिंपल ग्राउंड पे रख के अपना वेट चेक कर रहा था तो वो फिक्स दिखा रहा था, लेकिन उस वेइंग मशीन को अगर वो लिफ्ट में रखता है और वो लिफ्ट चल रही है एक एक्सीलरेशन के साथ, तो उसका जो नेट वेट है वो चेंज हो जाता है, वो कुछ और ही अपीयर होता है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक इज अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ और थर्ड लॉ दोनों को कॉम्बिनेशन करके इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया जाता है, और इसी के भी आप पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों लॉ एक साथ लगते हैं इसमें। अपेरेंट वेट, अपेरेंट मतलब जो अपीयर होता है, एक्चुअल से कोई मतलब नहीं है, वो मशीन कितना दिखा रही है। अपेरेंट वेट ऑफ ए पर्सन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। एलिवेटर जो मॉल वगैरह में लगे रहते हैं वो भी चलते हैं, ऊपर या नीचे जाते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, मान लिया लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, लिफ्ट इज नॉट मूविंग। मान लिया ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के ऊपर ये वेइंग मशीन रखी हुई है, और ये जो आदमी है वो ऐसे है। इस आदमी का मास अगर m है तो इसका वेट क्या हो जाएगा, mg। तो जितना ये डाउनवर्ड एक्शन करेगा उतना ही अपवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, और उस रिएक्शन का नाम मान लिया जो है R1 है। तो जितना ये डाउनवर्ड एक्शन करेगा उतना ही इसके ऊपर अपवर्ड जो है रिएक्शन हो जाएगा। तो ये वेट कितना होगा इस बॉडी का, ये कितना शो करेगा, mg के बराबर ही शो करेगा। मतलब वेइंग मशीन जो है अगर ये रेस्ट में है तो ये उतना ही इसके ऊपर रिजल्टेंट, या आप ये कह सकते हो कि इसका एक्चुअल वेट या अपेरेंट वेट जो है दोनों सेम रहेंगे। तो दूसरी सिचुएशन में हम बात करते हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ ए। ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मान लिया अब ये लिफ्ट जो है ऊपर चलती है, वही सेम वेइंग मशीन है। अब भी ये ही वो आदमी है जिसका मास m है, तो उसका वेट जो है m1g है, और वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और ये वेइंग मशीन जो रिएक्शन देगी वो कितना देगी, मान लिया R2 देगी, जो कि हमें रीडिंग देने वाला है। अब अगर ये ऊपर चलेगा तो मान लिया ये जो ऊपर जब जाएगा एक एक्सीलरेशन के साथ, तो नेट रिजल्ट या नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अब ये ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब अगर ये नेट फोर्स निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे, नेट फोर्स जिसको हमने मान लिया F, तो ये F की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स है ना ये, तो
ऊपर का फोर्स R2 है माइनस नीचे का फोर्स M1G है। और R2 मैंने क्या बोला है, R1 R2, मतलब ये R क्या रिप्रेजेंट करता है, जो ये शो करेगा रिएक्शन, जो कि इसमें रीडिंग आने वाली है। तो रिएक्शन चाहिए हमें, तो F की वैल्यू रख देते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो कांस्टेंट है, ये वही बॉडी है, वही पर्सन यहाँ था, वही पर्सन यहाँ है। तो ये M1A इज इक्वल टू R2 माइनस M1G। तो M1A प्लस M1G इज इक्वल टू R2। तो M1A प्लस G इज इक्वल टू R2। अब जो ये रीडिंग दिखाएगा वो R2 दिखाएगा, और R2 आप देख के ही आप बता सकते हो। यहाँ तो था mg सिर्फ, मतलब ये m तो वही है, इसलिए मैं M1 लिखूं या ना लिखूं। और यहाँ पे क्या है M1A प्लस G, तो इसका मतलब इसकी रीडिंग जो है ज्यादा वेट दिखाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर एक लिफ्ट जो है वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ ऊपर बढ़ती जा रही है, और एक आदमी उस लिफ्ट में एक उस वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, जो वेइंग मशीन ग्राउंड पे मान लिया कुछ रीडिंग दिखा रही थी 50 kg जो उसका वेट, तो अगर वो लिफ्ट चलना शुरू कर देगी एक एक्सीलरेशन के साथ, ऐसे नहीं एक्सीलरेशन के साथ, तो फिर वो क्या रीडिंग दिखाएगा, वो रीडिंग 50 से ज्यादा दिखाएगा। मतलब उस आदमी का जो वेट है वो अपीयर जो होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा वेट शो करेगी वो मशीन। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी करते हैं। अगर वो डाउनवर्ड मोशन में है, थर्ड, lift is moving downward with an acceleration a। यहाँ पे भी एक्सीलरेशन मैंने ए ही मान लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बार बार सेम टर्म्स को यूज करने की कोशिश करता हूं। ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये वेइंग मशीन रखी हुई है, और इस वेइंग मशीन के ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है। यहाँ पे भी सेम पर्सन है, इसका मास M1 है तो इसका वेट M1G हो जाएगा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ये लिफ्ट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो डजंट मैटर, और इस वेट की वजह से ये नीचे आएगा तो ये रिएक्शन अपवर्ड दिखाएगी, तो ये रिएक्शन भी जो है अब भी अपवर्ड ही होगी। मान लिया इसका नाम मैंने अब की बार R3 दे दिया। अब लिफ्ट जो है नीचे जा रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। मान लिया ये F, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब ये नीचे जा रहा है तो सिर्फ फर्क क्या हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में थी, अब इसकी वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और कुछ भी चेंज नहीं है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी उतना ही था, मास इनटू एक्सीलरेशन यहाँ पे भी उतना ही है, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्यों है उतना ही, क्योंकि यहाँ पे भी सेम पर्सन था, यहाँ पे भी सेम पर्सन था, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन a माना है, यहाँ पे भी एक्सीलरेशन a माना है। दोनों में फर्क क्या है, ये ऊपर जा रही थी, ये नीचे जा रही थी। ऊपर जा रही थी तो इसको मैंने ऊपर मान लिया और इसको नीचे मान लिया। बाकी दोनों चीजें यहाँ पे भी वही थी और यहाँ पे भी वही थी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम निकालते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स डाउनवर्ड ये F है, ये किसके बराबर हो जाएगा, डाउनवर्ड है तो M1G माइनस R3, क्योंकि ये डाउनवर्ड M1 नीचे की तरफ है और R3 ऊपर की तरफ है, तो डाउनवर्ड का फोर्स निकालना, वो भी नेट निकालना है, तो M1G माइनस R3। F की वैल्यू क्या है, M1A इज इक्वल टू M1G माइनस R3। R3 तो रीडिंग देने वाला होता है ना, जो हमें बताने वाला होता है, इसके ऊपर जितना रिएक्शन शो करेगा ये उतनी तो रीडिंग देगा। तो R3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1G माइनस M1A, यहाँ से M1 कॉमन G माइनस A। अब आप देख के आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये लिफ्ट नीचे आ रही है तो इस पर्सन की जो वेट की जो रीडिंग आएगी इस मशीन में, इसके एक्चुअल वेट से कम आएगी। पहले अगर ये रुका हुआ था तो आई थी M1G। अब ये रुक गए, ये नीचे की तरफ चल रहा है तो ये G में से कुछ A की वैल्यू कम हो जाएगी, जितना भी एक्सीलरेशन होगा, तो ये रीडिंग अब आएगी कम। अगर वो रुकी हुई पे 50 दिखा रहा था और अगर वो नीचे की तरफ चलना शुरू कर देती है कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ, तो अब वो 50 से कम वेट उसका शो करेगा।
अब अगर एक फोर्थ केस, नीचे तो चल ही रहा है, अब वो जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है वो g के बराबर है। g क्या शो करता है? g शो करता है किसी बॉडी को आप ऊपर से छोड़ दो, ये रेस्ट में थी, नीचे जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है, और वेलोसिटी का बढ़ना क्या है? एक्सीलरेशन। और अर्थ की वजह से जो ये नीचे की तरफ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उस एक्सीलरेशन का एक पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट में ये पर्सन है और इसका तार टूट जाए ऊपर से, ये सब नीचे आएंगे एकदम से, तो उस तरीके की जो सिचुएशन होती है, वो नीचे क्यों आ रहे हैं? वो आ रहे हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, और उसको हम बोलते हैं एक दूसरी लैंग्वेज में फ्री फॉल। तो फ्री फॉल की कंडीशन बोलो या ऐसे बोलो कि डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है जी है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी हो जाएगी। उस टाइम पे ये कितनी रीडिंग दिखाएगा? अगर ऊपर से लिफ्ट का तार टूट जाए, ये आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है और ये इसके अंदर रखी हुई है, तो ये कितनी रीडिंग दिखाएगी उस सिचुएशन में? उस सिचुएशन में आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, जो ये R3 की वैल्यू है फ्री फॉल की सिचुएशन में। मैं सिर्फ ऐसे ले लेता हूँ R1 R3 डैश, तो M1 G माइनस ए की जगह क्या रखना पड़ेगा? अब जी रखना पड़ेगा, तो 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी जब सिचुएशन होती है, लिफ्ट के अंदर एक मशीन रखी है जो वेट मेजर करती है और उसके ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है, अगर उस लिफ्ट का ऊपर से तार टूट जाए और वो नीचे गिरना शुरू हो जाए, तो जिस स्पीड से या जिस कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ आदमी नीचे आता है, उसी एक्सीलरेशन के साथ मशीन भी नीचे आती है, उसी एक्सीलरेशन के साथ लिफ्ट भी नीचे आती है। तो आदमी कुछ भी फोर्स नहीं लगा पाता उस वेइंग मशीन के ऊपर, और वो अगर उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लगा पाएगा तो वो 0 रीडिंग शो करेगी। तो ये सिचुएशन क्या बन गई? फ्री फॉल की सिचुएशन में ये कंडीशन बन गई कि हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पे वो पर्सन वेटलेस बन गया। वेटलेस, उसको आपसे अगर कोई ये पूछे कि कोई बॉडी वेटलेस कब बन सकती है, तो वो बोलो फ्री फॉल की अगर कोई कंडीशन है, वो फ्रीली ऊपर से नीचे गिर रहा है, और उसी टाइम पे अगर ऐसी कोई अरेंजमेंट कर दें कि उसी टाइम पे उसके वेट को मेजर करें, तो वहां पे उसका वेट जो है 0 शो करेगा। तो दिस इज वेटलेस कंडीशन। और अब एक लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर वो जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है वो जी से भी बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे प्लेन में हम बैठे हैं और प्लेन में ऊपर से नीचे जो है वो एक तो फ्रीली ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन पायलट क्या करता है? इस तरीके से फैन को चलाता है, उसके जेट के फैन को, कि वो और जल्दी नीचे आना शुरू कर दे। तो अगर उसका एक्सीलरेशन जो है डाउनवर्ड जी से भी ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो इसी इक्वेशन को यूज करते हैं, मान लिया इसका नाम R3 डबल डैश। तो अब ये रीडिंग क्या हो जाएगी? M1 G माइनस ए, लेकिन ए क्या है? जी से बड़ा है, तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि ए पीछे लिखा हुआ है ना, ए जी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरी की पूरी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये कंडीशन कब बन गई? ये कंडीशन बन गई कि आदमी जो है वो अपने वेट से भी कम, नेगेटिव वेट का हो जाना। तो इसको आप कैसे फील कर सकते हो नेगेटिव वेट का हो जाना? एक प्लेन है, प्लेन के अंदर सीट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, और अगर वो प्लेन इतने ज्यादा एक्सीलरेशन के साथ नीचे आ रहा है कि उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी ज्यादा एक्सीलरेशन है, तो उस आदमी का वेट इतना कम हो जाएगा, या वो दूसरी सिचुएशन में ऐसे समझो कि प्लेन जल्दी नीचे आ जाएगा और आदमी आराम से या उससे कम स्पीड से नीचे आएगा, तो आदमी बैठा बैठा प्लेन की छत से टकरा जाएगा। इसको आप ऐसे समझो, प्लेन में बैठा, दोबारा बता रहा हूं, प्लेन में बैठा है और उसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड की तरफ में उसकी ग्रेविटी से भी ज्यादा हो गया, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आदमी सीट से उठ के अपने आप छत से टकरा जाएगा। उसको बोलते हैं नेगेटिव वेट। तो अपेरेंट वेट इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। सेकंड और थर्ड लॉ जो है न्यूटन का, वो अप्लाई करके। थर्ड लॉ बार बार यूज किया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और सेकंड लॉ बार बार यूज किया नेट फोर्स को निकालने के लिए, जो एफ निकाल रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में ये चलेगी लिफ्ट उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स आप निकालोगे। नहीं चल रही थी तो कोई नेट फोर्स नहीं था, जब चल रही थी अपवर्ड चल रही थी तो ये ऊपर की डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड चल रही थी तो नेट फोर्स डाउनवर्ड की डायरेक्शन में था। और बार बार इस ए की वैल्यू अगर चेंज करनी पड़े, फ्री फॉल या ए इज इक्वल टू जी, तो वो वैल्यू पुट कर दी। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।